ओके, तो मैं बात कर रहा था आपके साथ रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा। रेस्पिरेशन कुछ तो ऑर्गेनिज्म आपके विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और अदर ऑर्गेनिजम्स आपसे विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। आपको पता है ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी ऐसा प्रोसेस होता है जब हम विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। पता है आपको ये? पता है आपको? नो। ओके, चलो इसी में हम यही पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन से कंप्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो देखो क्या हुआ है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प की वजह से, तो प्रोडक्ट क्या निकला है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनर्जी तो इस प्रोसेस में रिलीज होती है, बट एनर्जी हम क्या कर लेते हैं बेटा? यूज कर लेते हैं। सम यूज अदर पथवे, बट कुछ ऑर्गेनिज्म अदर पथवे यूज करते हैं इसी चीज को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन क्या होता है बेटा? ग्लूकोज के। लेकिन चाहे आपका विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, या विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, दोनों ही प्रोसेस में आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है। और उसमें फर्स्ट स्टेप होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है ग्लूकोज का? बता सकते हो मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला? ओके, याद करना पड़ेगा। चलो मैं आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताता हूँ, बोलो। C3 नहीं है बेटा, C6 है। क्या है बेटा? यस, क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ये देखो यहाँ पर H12। तो यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स, आपको कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं? आपको 6 नजर आ रहे हैं, है ना? तो कार्बन के आपको 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बात लिखी है, उसको दोबारा से रीड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरूवेट। क्या कहते हैं बेटा इसे? पायरूवेट, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, ये कहलाता है आपका पायरूवेट। ओके, तो दिस प्रोसेस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपका पायरूवेट। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। किसमें बेटा? अब ये साइटोप्लाज्म बेटा एनिमल्स में भी होता है, और आपका जो अदर जो चीजें हैं जैसे प्लांट्स वगैरह उनमें भी होता है, यानी लिविंग बीइंग जैसे हम हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। हाँ, उनमें भी होता है साइटोप्लाज्म, तो ठीक है बेटा। तो सभी में साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए मेन फर्स्ट स्टेप सेम रहता है। फॉर द पायरूवेट, पायरूवेट मीन्स क्या हो गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। पायरूवेट का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके किस में बेटा? एथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द ईस्ट। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो ईस्ट में होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जब ईस्ट में ये प्रोसेस होता है, ईस्ट मीन्स हम किसी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, या किसी जैसे इन जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो उस चीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो या हाँ, केक्स वगैरह के जैम में कह सकते हो, ब्रेड्स में कह सकते हो, समझ गए, क्योंकि उसी में ईस्ट को यूज किया जाता है। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। ओके, तो वहां पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस ये ईस्ट में जो प्रोसेस होता है जहां पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो वो प्रोसेस आपका किस में होता है बेटा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
और ये जो absence ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा? एनारोबिक। तो आपके एग्जाम में मेन जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके बेटा। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज भी होता है। तो पायरुवेट दो तरीके से बेटा आपके ब्रेक डाउन हो सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरा होता है आपका परसेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की परसेंस में होगा तो वो होगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं दूसरे नाम से? किचन ऑफ द सेल एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड। ओके, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन केस व्हेन पायरुवेट breakdown of pyruvates took place inside the mitochondria और take place inside the mitochondria, तो वो होता है किस केस में बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी presence of oxygen. And when breakdown of pyruvate कहाँ पर बेटा? breakdown of pyruvate, yes, inside the cytoplasm. कहाँ पर बेटा? साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म में ये ब्रेकडाउन होता है तो वो होता है बेटा ईस्ट के अंदर, ठीक है, और वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है वो दो जगह होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म में और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बेटा। लेकिन जब साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का तो वो आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी जो पायरुवेट है तो पायरुवेट के अंदर बेटा क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही है ना, क्योंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आपका जब ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है बेटा? उस प्रोसेस को पायरुवेट कहते हैं, समझ गए? ओके, अब लेकिन पायरुवेट के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन वाले 3 कार्बन पायरुवेट जो प्रेजेंट हैं, और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो इसमें आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है बेटा? 3 molecules of carbon dioxide. The other product is a water. दो और प्रोडक्ट बनता है आपका वाटर, since this process take place in the presence of oxygen. तो अब आपको एक और चीज समझ आनी चाहिए कि presence of oxygen में क्या होता है। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। देखो, breakdown of pyruvate inside the mitochondria, this process is happen with the presence of oxygen. Okay. और इसमें क्या होता है? जो 3 कार्बन पायरुवेट्स होते हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड आपका वाटर भी रिलीज होता है, क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करते हैं ना बेटा, इसीलिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और आपका वाटर रिलीज होता है। समझ आया? ओके, दोबारा समझिए। जब परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट मीन्स होता है बेटा 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन। ओके, पायरुवेट का मतलब क्या है बेटा? 3 कार्बन। तो जब 3 कार्बन का जब 3 कार्बन आपके ब्रेकडाउन होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, देन हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। और जब ये आपके 3 कार्बन ऑफ पायरुवेट ब्रेकडाउन होते हैं परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो रिलीज करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ आया? आप कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो मेनली आपको देखना पड़ेगा 3, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। The release of energy in this aerobic process is a lot greater
एज कंपेरिजन टू एनारोबिक प्रोसेस। अब ऐसा क्यों होता है? देखो कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती है एज कंपेरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी उन ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते कार्बन को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके बेटा, पायरूवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्स्ट, विच यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द 3 कार्बन पायरूवेट, एंड सेकंड है such organism which break down the absence of oxygen 3 कार्बन ऑफ पायरूवेट। समझ गए? इतना समझ आया? आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में जो जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो करते हैं, और यहाँ आएगा जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, ऐसे आप बना सकते हो। तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट, परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेटर जो एनर्जी होती है, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं वो लेस एनर्जी जनरेट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे सोचकर जवाब दीजिए, ऐसा क्यों होता है बताओ। मैं बताता हूँ। दो तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, बताओ बेटा कैसे कैसे, किस प्रोसेस से? ओके, इसमें ऑक्सीजन वाला कौन सा है? एरोबिक। तो एरोबिक में ऑक्सीजन वाले में ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, जबकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। इसका क्या रीज़न है, कोई बताएगा? यस। ओके, आप बताओ बेटा गाड़ी का। ओके, हाँ, तो जो मुझे प्राची ने बताया वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बट गौरिका ने जो ट्राई करा उसमें थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर पायरूवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, जबकि एनारोबिक प्रोसेस में कम। बेटा ये डिपेंड करता है यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म कितनी ऑक्सीजन यूज करता है, उसका वर्क क्या है, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल्ड होती है सभी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो उसको लेस एनर्जी की ज़रूरत है। बट हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो जिसके लिए हमें क्या करना है, फूड को सर्चिंग करने के लिए भी जाना है, फिर उसे डाइजेस्ट भी करना है। डिफरेंट हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उनको अपना फंक्शन भी ब्रेक डाउन उनको अपना फंक्शन भी परफॉर्म करना है। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होते हैं पायरूवेट, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे मैं प्लांट्स की बात करूँ, तो प्लांट जो फूड इनटेक करते हैं वो बेटा क्या है, आपका सिंपल फूड है। डायरेक्ट वो क्या लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब वगैरह, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपने फूड के लेने के लिए सर्चिंग में भी नहीं जाते एक जगह से दूसरी जगह, वो सेम प्लेस पर ही अपने फूड को इनटेक करते हैं। समझ गए? यस। अब देखिए आगे, सम टाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एनर्जी रिलीज होती है, बता रहा था ना। तो देखो आप इस प्रोसेस को देखो एक बार, ये वाला।
कभी कभी आपने देखा है कि हम लोग जिम वगैरह करते हैं या पार्क वगैरह जाते हैं तो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो हैवी एक्सरसाइज करने के टाइम पर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, क्यों हम इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाते जितनी हमारी बॉडी या मसल्स को ज़रूरत होती है। तो उस केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या होता है बेटा, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारे पैरुवेट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो एनर्जी देते हैं, तो पैरुवेट आपके डायरेक्टली ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते उस समय। फिर वो आपके क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, जो आपके ये दिक्कत आ रही है कुछ, एक मिनट नहीं, वो इरेज हो रहा था। देखिए, तो देखो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हैवी एक्सरसाइज करने के दौरान या फिर पार्क में रनिंग करने के दौरान, ठीक है, या जो भी हैवी वर्क करने के टाइम पे, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हो जाती है कि हम पैरुवेट के जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे पैरुवेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, हाँ, है ना। और फिर वो हमें 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल जनरेट करके देते हैं और एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो एनर्जी जनरेट करने का तरीका दूसरा क्या है, व्हेन पैरुवेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। बट ये लैक्टिक एसिड जब भी हमारी मसल से रिलीज होता है तो हमें पेन करता है। कभी आपने देखा होगा कि जब भी हम पार्क में ज़्यादा टाइम तक रनिंग कर लें या वॉक कर लें या हैवी एक्सरसाइज कर लें तो हमें पेन होने लग जाता है, ठीक है, होने लग जाता है ना। तो ये जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जो हमारी मसल से, तो हमारी मसल्स हमारी क्या होती हैं, क्रैम्प्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इस लैक्टिक एसिड की वजह से, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यस बताओ। हम्म 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 एक्चुअली बेटा ये चेस्ट में पेन की नहीं है, एक्चुअली आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके मसल्स में पेन करेगा, चेस्ट में पेन तो नहीं होता वैसे, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे आपको खुद बताता हूँ, या जब भी आप जिम ज्वाइन करेंगे या पार्क अगर जाते हैं आप तो रनिंग करते हैं, तो जैसे तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं ये तब होता है, तो चेस्ट में पेन पर्टिकुलर होना एक्सरसाइज के बाद तो ये तो इसका कोई नहीं है वैसे इसके अंदर ऐसा कुछ। बट ये मसल्स क्रैम्प कर देता है, लैक्टिक एसिड जनरेट होता है उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं जिसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है। यस बेटा। यस 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 यस, ये कॉमन है। या हाँ, तो आपने चेस्ट बोला ना बेटा, हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है और गौरिका की नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। ऐसा मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है, हमारे स्टमक के एक बगल की साइड में पेन होता है जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं फिर, है ना। और वो, हाँ, हाँ, वो बहुत अजीब सा पेन होता है, बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, वो हैवी एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है। और उसका मेन वजह क्या है कि अचानक ही आपने बॉडी से बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लिया जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी वाटर की कमी भी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है जिसकी वजह से वो एक साइड में ही पेन होता है। तो ये कोई वो नहीं है कि इसमें आपको कोई शिकायत है, डिसीजेस है या ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज रेगुलरली करना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, फिर आप इजीली एक्सरसाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, वो तो केवल आपकी वाटर की परसेंस कम हो जाती है आपके शरीर में, इस वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर जब आप मुंह से सांस लेते हैं रनिंग करते समय, इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो वो है इसी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, या वाटर की कमी हो गई है, वाटर लेवल कम हो गया इसकी वजह से, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ये हो गया। देखो तो पहला हमने पढ़ा ईस्ट के अंदर, तो देखो दोबारा से रिपीट कराता हूँ। ग्लूकोज के फॉर्मे के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, बट इन साइड द साइटोप्लाज्मा ये आपके क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरुवेट एंड गिव्स एनर्जी। ओके, इसमें भी एनर्जी निकलती है।
अब ये जो प्रोसेस होता है वो फर्दर 3 तरीके से डिवाइड होता है, जिसमें 2 आपके एरोबिक है, ये आपके एरोबिक है और ये आपके एनारोबिक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऊपर वाला ईस्ट वाला प्रोसेस है वो आपका एनारोबिक है, बिकॉज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोसेस इनसाइड द ईस्ट होता है। और जब जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है और परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों ही ऑक्सीजन की परसेंस में हुए हैं, फर्क बस इतना है कि एक में ऑक्सीजन की कमी है और दूसरे में ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में है। तो जब ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा एंड एनर्जी रिलीज होगी, ओके, ये चीज होती है। और जब दूसरा जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो आपका जो पायरूवेट होंगे वो डायरेक्टली आपके किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जब नीचे वाले परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना, और वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो दोनों में ये फर्क है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक गैस है जो वेस्ट के थ्रू इजीली निकल सकता है, बट जो लैक्टिक एसिड है वो आपका इजीली आपकी बॉडी से पास नहीं होता, वो एक्चुअली पेन करने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन is immediately used to synthesis a molecules is called ATP। तो ATP की फॉर्म में क्या होता है बेटा, एनर्जी क्या होती है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। जो भी हम एनर्जी रिलीज होती है आपकी इस सेल्युलर रेस्पिरेशन के अंदर, यानी जो भी एनर्जी ऊपर रिलीज हुई है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज जनरेट हुआ, तो देखो बॉडी हमारी ग्लूकोज जनरेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने ये पढ़ा। फिर इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, आपने वो भी पढ़ लिया। अब ये जो आपकी एनर्जी होती है, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आपकी सिंथेसिस होती है, एटीपी की फॉर्म में। कोई मुझे एटीपी की फुल फॉर्म बताएगा? यस, यस, ठीक है। तो ये एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। अब ध्यान रखना, इसमें से कुछ एनर्जी तो आपकी यूज हो जाती है और कुछ एनर्जी आपकी स्टोर्ड हो जाती है, समझ गए। तो जो एनर्जी आपकी यूज हो जाती है आपकी बॉडी के जरिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टोर्ड हो जाती है उसे आप बाद में यूज करते हो, समझ आया। तो ये प्रोसेस वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एनर्जी वाला, और इस प्रोसेस को जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? बिकॉज इसमें एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये चीज़ आपको पता चल, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंस aerobic respiration pathway depend on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। ऑब्वियसली बात है, तो ऑक्सीजन आपकी सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी तो जो आपका पैरुवेट का जो ब्रेकडाउन है वो इजीली हो पाएगा। अगर मान लीजिए लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिससे आपको पेन होने लग जाएगा, है ना बेटा। We have seen that plant exchange gases through stomata। स्टोमेटा वर्ड सुना है आपने? स्टोमेटा क्या होता है बताएगा कोई मुझे? यस, यस, यस। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा मेन होते हैं आपके टाइनी पोर्स इनसाइड द लीव्स, ओके। तो ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, समझ आया बेटा? Okay. Large intercellular space ensure that all cells are in contact with air। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। तो डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। तो जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका they can go into cell and way from them and out into the air। तो ये होता है, फिर एयर में रिलीज हो जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट। अब देखो डिफ्यूजन की डायरेक्शन क्या होगी, वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। बताओ मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब आपने क्लास 9th में डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था तो गैसेज ऑफ एक्सचेंज में आपने सीधी सी बात पढ़ी थी। उसमें आपने पढ़ा था क्या वर्ड था उसमें,
हाई ऐसे करके था, उसमें क्या वर्ड था याद करो एक बारी। हाँ यस, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका गैसेस का फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि हाई कंसंट्रेशन कहाँ है और लो कंसंट्रेशन कहाँ है? एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब आप अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो आपको पता है आपके लंग्स ये चीज परफॉर्म करते हैं कि वो हाई कंसंट्रेशन बनाना है या लो कंसंट्रेशन बनाना है, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो आपके इनसाइड दी बॉडी लो कंसंट्रेशन होता है और आपके एनवायरमेंट में हाई कंसंट्रेशन होता है। उसी की वजह से रीजन है कि ऑक्सीजन आप इनटेक कर पाते हो। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो तो आपको इनसाइड दी बॉडी हाई कंसंट्रेशन करना होता है, जबकि एनवायरमेंट में जैसा जैसा रहता है नॉट न्यूट्रल रहता है, बट आपकी बॉडी के कंपैरिजन में वो लो कंसंट्रेशन हो जाता है। समझ गए? ये चीज है। तो इसी कंसंट्रेशन की वजह से आप गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हो। अगर ये कंसंट्रेशन नहीं होगा तो गैसेस का एक्सचेंज भी बेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में भी जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे होते हैं तो वो इसी प्रोसेस के ऊपर ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। During the day, the carbon dioxide generated during respiration is used up by the photosynthesis, है ना। तो during the day यही तो होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड होती है वो आप क्या करते हो, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, यानी फूड प्रिपेयर करते हैं अपना। हैंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कहाँ पर, नाइट में, ठीक है। तो नाइट में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। आपको पता है नाइट में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, पता है आपको? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि ये जब मैं पिछली साल पढ़ा रहा था बच्चों को तो वहां पर इस चीज पे बहुत बड़ी आर्ग्यू हो गई थी, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। वेरी गुड। तो मेरी इससे पहले वाले सेशन में एक, मतलब कि इससे पहले नहीं, अभी ऑनलाइन ना, उससे पहले जब क्लास में था तो एक स्टूडेंट्स को मैंने यही चीज़ बोली थी कि प्लांट जो है, कि देखो नॉर्मल ये बच्चों को नॉर्मल चीज़ पता होती है कि यहाँ की प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। ये सबको पता होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि हम बच्चे शुरू से पढ़ते हुए आते हैं। पर जब आप ये बात करोगे कुछ बच्चों के सामने कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं नाइट में, तो थोड़ा सा उन्हें अचंबा लगता है ना। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती या लैक ऑफ नॉलेज होती है या उन्होंने पढ़ा नहीं होता या टीचर्स ने समझाया नहीं होता अच्छे से, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यही चीज, तो नाइट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं आपके प्लांट्स। इसीलिए मेन आपको एडवाइस करा जाता है कि प्लांट्स के नीचे नाइट में आपको कभी नहीं सोना चाहिए, बिकॉज इससे आप लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटेक का फीलिंग ले सकते हैं, ठीक है, और इवन आपको परेशानी भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen. Terrestrial animals को आपको पता है क्या होते हैं? We are terrestrial animals. Yes. Can breathing the oxygen in the atmosphere, but animal that live in a water need a use of oxygen dissolved in water. तो आपको पता है, आपसे ये बताओ ब्रीथिंग रेट किसकी फास्ट होगी, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है या जो वाटर एनिमल्स हैं, जो जो वाटर में रहते हैं? रीजन? कितना 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 टाइम? परसेंट बॉट ऑक्सीजन होती है उसमें। देखो मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है स्टैट्स वगैरह का, ये सब वगैरह कितना परसेंटेज है, बट मुझे इतना पता है कि, यस बेटा, यस मैं बताता हूँ। देखो आपको बताओ, मुझे वाटर का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट? 2, है ना। एंड हाउ मैनी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ वाटर? 1, है ना।
तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है बेटा वाटर के अंदर, दैट्स वाई इज द रीजन कि जो वाटर यानी एक्वेटिक के जो एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है बेटा फास्ट होती है। समझ गए? फॉर्मूले पे कंसिडर करना था हमें। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in the aquatic organism much faster seen terrestrial organism. Okay, fishes take in water through their mouths and force it past gills. तो उनमें गिल्स होते हैं, तो वो गिल्स के थ्रू इसको वो रिमूव भी करते हैं, जो आपकी हाइड्रोजन होती है उसको गिल्स के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी जो फिशेस वगैरह होती हैं उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सेपरेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे बेटा? गिल्स में होता है। तो गिल्स एक वो प्लेस है जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है बेटा? सेपरेट किया जाता है, और फिर ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के जरिए वहीं से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for the respiration. This oxygen is absorbed by different organs in the different animals. All these organs, yes. Okay, आप लीव कर सकते हो। ओके ओके गौरिका, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? क्या करूं? ओके ओके, ऐसे कितना बचा है एक बारी देख लूं मैं। अभी तो बहुत है वैसे, हाँ प्राची रह जाएगी फिर, सही कह रहे हैं आप।